हेलो दोस्तों, आज का सुविचार। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अपमान का बदला। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगे जब उनकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्बा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामालिंगन ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामालिंगन से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। रामालिंगन अर्थात तेनालीराम ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते थे, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगे थे। उन्होंने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उनकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उन्होंने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बुलावा तो आना नहीं था, इसलिए आया भी नहीं। लोग उनसे हंसकर पूछते, क्यों भाई तेनालीराम, जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देते, समय आने पर सब कुछ होगा। लेकिन मन ही मन उनका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उन्हें विजयनगर अवश्य बुलवाएंगे। अंत में निराश होकर उन्होंने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएंगे। उन्होंने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गए। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेते और सबसे कहते, मैं राजगुरु का शिष्य हूँ। तेनालीराम ने अपनी माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामालिंगन की जगह रामकृष्ण हुआ। तेनालीराम की माँ बोली, बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर हैं। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारा करूंगी। कोरवीर नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उन्होंने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उन्हें यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुँचे। वहाँ की चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गए। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भारी भीड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, यह सब उनके लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचे। वहाँ तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने नौकर के हाथों एक संदेश भिजवाया, जाकर राजगुरु से कहो कि तेनाली गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुए। वह नौकरों को पीछे हटाते हुए सीधे राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामालिंगन हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहते थे। उन्होंने अपने नौकर से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। तेनालीराम का कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह
राज दरबार में जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ जोरों का विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार का धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा है? तेनालीराम ने कहा। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी ऐंठ दिखाते हुए हैरान होकर पूछा और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा है वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी ही बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचें कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठहाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी। महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजविदूषक बना लिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया। उसमें राजगुरु भी थे। दोस्तों, मैं कल फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का सुविचार। अपने समय और अपने शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि ये नहीं तो वापस आते हैं और ना ही वापस मौका देते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अपराधी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय व उनके दरबारी दरबार में बैठे थे। तेनालीराम भी वही थे। अचानक एक चरवाहा वहाँ आया और बोला, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? महाराज, मेरे पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता है। उसका घर बहुत पुराना हो गया है, परंतु वह उसकी मरम्मत नहीं करवाता। कल उसके घर की एक दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। कृपया मेरे पड़ोसी से मेरी बकरी का हर्जाना दिलवाने मेरी सहायता की जाए। महाराज के कुछ कहने के पहले ही तेनालीराम अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, मेरे विचार से दीवार टूटने के लिए केवल इसके पड़ोसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। महाराज ने पूछा, तो फिर तुम्हारे विचार में दोषी कौन है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे अभी थोड़ा सा समय दें तो मैं इस बात की गहराई तक जाकर असली अपराधी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। महाराज ने तेनालीराम के अनुरोध को मानकर उसे समय प्रदान कर दिया। तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया और उसे मरी बकरी का हर्जाना देने के लिए कहा। पड़ोसी बोला, महोदय, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। यह दीवार तो मैंने मिस्त्री से बनवाई थी, अतः असली अपराधी तो वह मिस्त्री है जिसने वह दीवार बनाई। उसने इसे मजबूती से नहीं बनाया, अतः वह गिर गई। तेनालीराम ने मिस्त्री को बुलवाया। मिस्त्री ने भी अपने को दोषी मानने से इनकार कर दिया और बोला, अन्नदाता, मुझे व्यर्थ ही दोषी करार दिया जा रहा है, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उन मजदूरों का है जिन्होंने गाढ़े में अधिक पानी मिलाकर मिश्रण को खराब बनाया, जिससे ईंट अच्छी तरह से चिपक नहीं सकी और दीवार गिर गई। आपको हर्जाने के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। राजा ने मजदूरों को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। राजा के सामने आते ही मजदूर बोले, महाराज, इसके लिए हम दोषी नहीं है। वह पानी वाला व्यक्ति है जिसने गाढ़े चूने में अधिक पानी मिलाया। अब की बार गाढ़े में पानी मिलाने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। अपराध सुनते ही वह बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। वह बर्तन जिससे मैंने पानी लाया था वह बहुत बड़ा था, जिस कारण उसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया, अतः पानी मिलाते वक्त मिश्रण में पानी की मात्रा अधिक हो गई। मेरे विचार से आपको उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने पानी भरने के लिए मुझे इतना बड़ा बर्तन दिया। तेनालीराम के पूछने पर कि वह बड़ा बर्तन उसे कहां से मिला, उसने बताया कि पानी वाला बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने दिया था जिसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया था। तब तेनालीराम ने चरवाहे से कहा, देखो, यह सब तुम्हारा ही दोष है। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी ही बकरी की जान ले ली। चरवाहा लज्जित होकर दरबार से चला गया और सबने तेनालीराम के बुद्धिमत्ता और न्याय की बहुत प्रशंसा की। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे।
दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राजा कृष्णदेव राय के महल में एक विशाल उद्यान था। वहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल लगे थे। एक बार एक विदेशी ने उन्हें एक पौधा उपहार में दिया जिस पर गुलाब उगते थे। बगीचे में सभी पौधों में राजा को वह पौधा अत्यंत प्रिय था। एक दिन राजा ने देखा कि पौधे पर गुलाब की संख्या कम हो रही है। उन्हें लगा कि हो न हो अवश्य ही कोई गुलाबों की चोरी कर रहा है। उन्होंने पहरेदारों को सतर्क रहने तथा गुलाबों के चोर को पकड़ने का आदेश दिया। अगले दिन पहरेदारों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह और कोई नहीं तेनाली का पुत्र था। उस समय के नियमानुसार किसी भी चोर को जब पकड़ा जाता था तो उसे विजयनगर की सड़कों पर घुमाया जाता था। अन्य लोगों की तरह तेनालीराम ने भी सुना कि उसके पुत्र को गुलाब चुराते हुए पकड़ा गया है। जब तेनालीराम का पुत्र सिपाहियों के साथ घर के पास से गुजर रहा था तो उसकी पत्नी तेनाली से बोली, अपने पुत्र की रक्षा के लिए आप कुछ नहीं करेंगे क्या? इस पर तेनालीराम अपने पुत्र को सुनाते हुए जोर से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, यदि वह अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करे तो हो सकता है कि स्वयं को बचा सके। तेनालीराम के पुत्र ने जब यह सुना तो वह कुछ समझ नहीं पाया। वह सोचने लगा कि पिताजी के इस बात का आखिर क्या अर्थ हो सकता है। पिताजी ने जरूर उसे ही सुनाने के लिए यह बात इतनी जोर से बोला है, मगर तीखी जुबान के प्रयोग करने का क्या मतलब हो सकता है? यदि वह इसका अर्थ समझ जाए तो वह बच सकता है। कुछ क्षण पश्चात उसे समझ में आ गया कि पिता के कहने का क्या अर्थ है। अपनी तीखी जुबान को प्रयोग करने का अर्थ है कि वह मीठे गुलाबों को किसी को दिखने से पहले ही खा ले। अब क्या था, वह धीरे धीरे गुलाब के फूलों को खाने लगा। इस प्रकार महल में पहुंचने से पहले ही वह सारे गुलाब खा गया और सिपाहियों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। दरबार में पहुंचकर सिपाहियों ने तेनालीराम के पुत्र को राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, इस लड़के को हमने गुलाब चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अरे इतना छोटा बालक और चोर? राजा ने आश्चर्य से पूछा। इस पर तेनालीराम का पुत्र बोला, महाराज, मैं तो केवल बगीचे से जा रहा था, परंतु आपको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगता है कि वास्तव में ये स्वयं ही गुलाब चुराते होंगे। मैंने कोई गुलाब नहीं चुराया। क्या आपको मेरे पास कोई गुलाब दिख रहा है? यदि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ तो मेरे हाथों में गुलाब होने चाहिए थे। गुलाबों को न पाकर पहरेदार अचंभित हो गए। राजा उन पर क्रोधित होकर बोले, तुम एक सीधे साधे बालक को चोर कैसे कह सकते हो? इसे चोर सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। जाओ और भविष्य में बिना सबूत के किसी पर अपराधी होने का आरोप मत लगाना। इस प्रकार तेनालीराम का पुत्र अपनी बुद्धिमत्ता से राजदंड से स्वतंत्र हो गया। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है खूंखार घोड़ा। विजयनगर के पड़ोसी मुसलमान राज्यों के पास बड़ी मजबूत सेनाएं थी। राजा कृष्णदेव राय चाहते थे कि विजयनगर की घुड़सवार फौज भी मजबूत हो ताकि हमला होने पर दुश्मनों का सामना कुशलता से किया जा सके। उन्होंने बहुत से अरबी घोड़े खरीदने का विचार किया। मंत्रियों ने सलाह दी कि घोड़ों को पालने का एक आसान तरीका यह है कि शांति के समय ये घोड़े नागरिकों को रखने के लिए दिए जाएं। जब युद्ध हो तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। राजा को यह सलाह पसंद आ गई। उन्होंने 1000 बढ़िया अरबी घोड़े खरीदे और नागरिकों को बांट दिए। हर घोड़े के साथ घास, चने और दवाइयों के लिए खर्चा आदि दिया जाना भी तय हुआ। यह फैसला किया गया कि हर 3 महीने के बाद घोड़ों की जांच की जाएगी। तेनालीराम ने भी एक घोड़ा मांगा तो उसको भी एक घोड़ा मिल गया। तेनालीराम घोड़े को मिलने वाला सारा खर्च खुद हजम कर जाते थे। घोड़ों को उन्होंने एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जिसकी एक दीवार में जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर एक छेद था। उसमें से मुट्ठी भर चारा तेनालीराम अपने हाथों से घोड़े को खिला देते। भूखा घोड़ा उनके हाथ में मुंह मारकर पल भर में सारा चारा चट कर जाता। 3 महीने बीतने पर सभी से कहा गया कि वे अपने घोड़ों की जांच करवाएं। तेनालीराम के अतिरिक्त सभी ने अपने घोड़ों की जांच करवा ली। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मेरा घोड़ा इतना खूंखार हो गया है कि मैं उसे नहीं ला सकता। आप घोड़ों के प्रबंधक को मेरे साथ
भेज दीजिए, वही इस घोड़े को ला सकते हैं। अब क्या था, तेनालीराम के साथ घोड़ों का प्रबंधक चल पड़ा, जिसकी दाढ़ी भूसे के रंग की थी। कोठरी के पास पहुंचकर तेनालीराम बोला, प्रबंधक आप स्वयं देख लीजिए, यह घोड़ा कितना खूंखार है, इसलिए मैंने इसे कोठरी में बंद कर रखा है। उस प्रबंधक ने कहा, कायर कहीं के, तुम क्या जानो घोड़े कैसे काबू में किए जाते हैं, यह तो हम सैनिकों का काम है। इतना कहकर प्रबंधक ने दीवार के छेद में से झांकने की कोशिश की। संयोगवश सबसे पहले उसकी दाढ़ी छेद में पहुंची। इधर भूखे घोड़े ने समझा कि उसका चारा आ गया है, उसने झपटकर दाढ़ी मुंह में ले ली। प्रबंधक का बुरा हाल था, वह दाढ़ी बाहर खींच रहा था, लेकिन घोड़ा था कि छोड़ता ही न था। प्रबंधक दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। बात राजा तक जा पहुंची। वह अपने कर्मचारियों के साथ दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तब तक एक कर्मचारी ने किसी तरह प्रबंधक की दाढ़ी काटकर उसकी जान छुड़ाई। जब सबने कोठरी में जाकर घोड़े को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। घोड़ा तो बस हड्डियों का केवल ढांचा भर रह गया था। क्रोध से उबलते हुए राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली तुम इतने दिन तक इस बेचारे पशु को भूखा मारते रहे? तेनालीराम ने कहा, महाराज भूखा रहकर इसका यह हाल है कि इसने प्रबंधक की कीमती दाढ़ी नोच ली। उन्हें इस घोड़े के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वयं महाराज को यहाँ आना पड़ा। अगर बाकी घोड़े की तरह इसे भी जी भरकर खाने को मिलता तो न जाने यह क्या कर डालता। राजा हंस पड़े। उन्होंने हमेशा की तरह तेनालीराम का यह अपराध भी क्षमा कर दिया। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है महान पुस्तक। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान व विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उससे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनालीराम के पास गए। तेनालीराम ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर तेनाली ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन तेनालीराम एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचे। उन्होंने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वह महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीराम के सामने बैठ गया। पंडित रूपी तेनालीराम ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा जानते थे कि पंडित का रूप धरे तेनालीराम के मस्तिष्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी, इसलिए वह पूरी तरह आश्वस्त थे। अब राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। पंडित के रूप में तेनालीराम पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए, विद्वान ने कहा। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलिक्षिता महिषा बंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक न तो सुनी थी न ही पढ़ी थी। वह घबरा गया। बिना पढ़ी व सुनी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन कुछ ठीक नहीं है और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैं भूल भी गया हूँ। कल प्रातः स्वस्थ व स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली का कर्तव्य था, इसलिए वह सरलता से मान गए। परंतु वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीराम बोले, महाराज, वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वह नगर छोड़कर चला गया। महाराज ने पूछा, तेनाली, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के विषय में मुझे कुछ बताओ, जिस पुस्तक के भय से वह विद्वान डरकर भाग गया। तेनालीराम बोले, महाराज, वास्तव में ऐसी कोई पुस्तक है ही नहीं, मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलिक्षिता महिषा बंधन। इसमें तिलिक्षिता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियाँ
और महिषा बंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता देखकर महाराज कृष्णदेव राय व दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारा पुरस्कार दिया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। की कहानी का शीर्षक है पाप का प्रायश्चित। विजयनगर में तेनालीराम ने जिस कुत्ते की दुम सीधी कर दी थी वह बेचारा कमजोरी की वजह से कुछ दिनों में मर गया। उसके बाद अचानक तेनालीराम को जोरों का बुखार आ गया। एक पंडित ने घोषणा कर दी कि तेनालीराम को अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें इस रोग से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। तेनालीराम ने पंडित से इस पूजा में आने वाले खर्च के बारे में पूछा तो पंडित जी ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च बताया। लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा? तेनालीराम ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास जो घोड़ा है उसे बेचने से जो रकम मिले वह तुम मुझे दे देना। तेनालीराम ने शर्त स्वीकार कर ली। पंडित जी ने पूजा पाठ करके तेनालीराम के ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ दिनों में तेनालीराम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, लेकिन वह जानते थे कि वह प्रार्थना के असर से ठीक नहीं हुए बल्कि दवा के असर से ठीक हुए हैं। तेनालीराम पंडित जी को साथ लेकर बाजार गए। उनके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे में एक टोकरी। उन्होंने बाजार में जाकर घोड़े की कीमत तो 1 आना बताई, लेकिन उस टोकरी की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं बता दी। इसी बीच एक आदमी वहां आया। उसने तेनालीराम से उस घोड़े को और उसके साथ वह टोकरी भी खरीद लिया। अब तेनालीराम ने पंडित जी की हथेली पर 1 आना रख दिया जो घोड़े की कीमत के रूप में उन्हें मिला था, और 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपनी जेब में डाल दी और वहां से चलते बने। पंडित जी कभी अपनी हथेली पर पड़े सिक्के को तो कभी जाते हुए तेनालीराम को देख रहे थे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम और उपहार। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन पड़ोसी देश का दूत आया। यह राजा कृष्णदेव राय के लिए अनेक उपहार भी लाया था। विजयनगर के राज दरबारियों ने दूत का खूब स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन जब दूत अपने देश जाने लगा तो राजा कृष्णदेव राय ने भी अपने पड़ोसी देश के राजा के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार दिए। राजा कृष्णदेव राय उस दूत को भी उपहार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूत से कहा, हम तुम्हें भी कुछ उपहार देना चाहते हैं। सोना, चांदी, हीरे रत्न, जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम हमसे मांग सकते हो। दूत ने कहा, महाराज मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हैं तो कुछ और दीजिए। आगे दूत ने कहा, मुझे ऐसा उपहार दीजिए जो सुख में दुख में सदा मेरे साथ रहे, जिसे मुझसे कोई छीन न पाए। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय चकरा गए। उन्होंने उत्सुक नजरों से दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरों पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है। तभी राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की याद आ गई। वह दरबार में ही मौजूद थे। राजा ने तेनालीराम को संबोधित करते हुए पूछा, तेनाली, क्या तुम ला सकते हो ऐसा उपहार जैसा दूत ने मांगा है? तेनालीराम ने कहा, अवश्य महाराज। दोपहर को जब यह महाशय यहाँ से प्रस्थान करेंगे वह उपहार इनके साथ ही होगा। नित समय पर दूत अपने देश को जाने के लिए तैयार हुआ। सारे उपहार उनके रथ में रखवा दिए गए। जब राजा कृष्णदेव राय उस दूत को विदा करने लगे तो दूत बोला, महाराज मुझे वह उपहार तो मिला ही नहीं, इसका आपने मुझसे वादा किया था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा और बोले, तेनालीराम तुम ला नहीं पाए वह उपहार? इस पर तेनालीराम हंसकर बोले, महाराज वह उपहार तो इस समय भी इनके साथ ही है, लेकिन यह उसे देख नहीं पा रहे हैं। इनसे कहिए कि जरा पीछे पलट कर देखें। दूत ने पीछे मुड़कर देखा मगर उसे कुछ भी नजर न आया। वह बोला, कहाँ है वह उपहार महाराज?
महाराज, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखिए दूत महाशय, वह उपहार आपके पीछे ही है। आपका साया अर्थात आपकी परछाई सुख में दुख में जीवन भर यह आपके साथ रहेगा और इसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकेगा। यह बात सुनते ही राजा कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई। दूत भी मुस्कुराने लगा और बोला, महाराज, मैंने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की काफी तारीफ सुनी थी, आज प्रमाण भी मिल गया। तेनालीराम मुस्कुराते रह गए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं फिर से आऊँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम और कंजूस सेठ। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, पर एक पैसा भी जेब से निकालते समय उसकी नानी मर जाती थी। एक बार उसके कुछ मित्रों ने हंसी हंसी में एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए उसे राजी कर लिया। उसके सामने वह मान तो गया, पर जब चित्रकार उसका चित्र बनाकर लाया तो सेठ की हिम्मत न पड़ी चित्र के मूल्य के रूप में चित्रहार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे। यूँ वह सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। चित्रकार को आया देखकर सेठ अंदर गया और कुछ ही क्षणों में अपना चेहरा बदलकर बाहर आया। उसने चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बन पड़ा। तुम ही बताओ, क्या यह चेहरा मेरे चेहरे से जरा भी मिलता है? जब चित्रकार ने देखा कि सचमुच चित्र सेठ के चेहरे से जरा भी नहीं मिलता था, तभी सेठ बोला, जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो ठीक मेरी शक्ल से मिलेगा, तभी मैं उसे खरीदूंगा। दूसरे दिन चित्रकार एक और चित्र बनाकर लाया जो हूबहू सेठ के उस चेहरे से मिलता था जो सेठ ने पहले दिन बना रखा था। इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्रकार के चित्र में कमी निकालने लगा। चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की गलती उसके चित्र में क्यों होती है। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले गया, पर उसके साथ फिर वही हुआ। अब तक उसकी समझ में सेठ की चाल आ चुकी थी। वह जानता था कि यह मक्खी चूस सेठ असल में पैसे नहीं देना चाहता, पर चित्रकार अपने कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं जाने देना चाहता था। बहुत सोच विचार कर चित्रकार तेनालीराम के पास पहुंचा और अपनी समस्या उनसे कह सुनाई। कुछ समय सोचने के बाद तेनालीराम ने कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल अच्छी तस्वीर लेकर आया हूँ। अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए, कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। बस फिर अपना काम हुआ ही समझो। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। वह शीशा लेकर सेठ के यहाँ पहुँचा और उसके सामने रख दिया। लीजिए सेठ जी, आपका बिल्कुल सही चित्र, गलती की इसमें जरा भी गुंजाइश नहीं है। चित्रकार ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन यह तो शीशा है। सेठ ने झुंझलाते हुए कहा कि असली सूरत शीशे के अलावा बना भी कौन सकता है। जल्दी से मेरे चित्रों का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालिए। चित्रकार ने बोला, नहीं तो मैं आपको राजा के पास ले जाऊंगा। सेठ समझ गया कि यह सब तेनालीराम की सूझबूझ का परिणाम है। उसने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चित्रकार को दे दी। तेनालीराम ने जब यह घटना महाराज कृष्णदेव राय को बताई तो वह खूब हंसे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई। विजयनगर में एक राजा कृष्णदेव राय जहाँ कहीं भी जाते थे, जब भी जाते थे, अपने साथ हमेशा तेनालीराम को जरूर ले जाते थे। इस बात से अन्य दरबारियों को बड़ी चिढ़ होती थी। एक दिन 3-4 दरबारियों ने मिलकर एकांत में महाराज से प्रार्थना की, महाराज कभी अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी बाहर चलने का अवसर दें। राजा को यह बात उचित लगी। उन्होंने उन दरबारियों को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में अन्य दरबारियों को भी अपने साथ घूमने फिरने का अवसर अवश्य दें। एक बार राजा कृष्णदेव राय वेश बदलकर कुछ गांवों के भ्रमण को जाने लगे तो अपने साथ उन्होंने इस बार तेनालीराम को नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह 2 अन्य दरबारियों को साथ ले लिया। घूमते घूमते वे एक गाँव के खेतों में पहुँच गए। खेत से हटकर एक झोपड़ी थी जहाँ कुछ किसान बैठे गपशप कर रहे थे। राजा और अन्य लोग उन किसानों के पास पहुंचे और उनसे पानी मांगकर पिया। फिर राजा ने किसानों से पूछा, कहो भाई लोग, तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है? अपने राजा से कोई असंतुष्ट तो नहीं है? इन प्रश्नों को सुनकर गांव वालों को लगा कि वे लोग अवश्य ही राज्य के कोई अधिकारी गण हैं। वे बोले, महाशय
खुश है। हमारे गांव में बहुत शांति है, चैन है, सब लोग सुखी से हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना कामकाज करते हैं और रात को सुख की नींद सोते हैं। किसी को कोई दुख नहीं है। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे, इसलिए राजा से असंतुष्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं? राजा ने एक और प्रश्न किया। राजा के इस सवाल पर एक बूढ़ा किसान उठा और गन्ने के खेत में से एक मोटा सा गन्ना तोड़ लाया। उस गन्ने को राजा को दिखाता हुआ वह बूढ़ा किसान बोला, श्रीमान जी, हमारे राजा कृष्णदेव राय बिल्कुल इस गन्ने जैसे हैं। अपनी तुलना एक गन्ने से होती देख राजा कृष्णदेव राय सकपका गए। उनकी समझ में यह बात बिल्कुल भी ना आई कि इस बूढ़े किसान की बात का अर्थ क्या है। उनकी यह भी समझ में न आया कि इस गांव में रहने वाले अपने राजा के प्रति क्या विचार रखते हैं। राजा कृष्णदेव राय के साथ जो अन्य साथी थे, राजा ने उन साथियों से भी पूछा, इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है। साथी राजा का यह सवाल सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक साथी ने हिम्मत की और बोला, महाराज, इस बूढ़े किसान के कहने का साफ मतलब यही है कि हमारे राजा इस मोटे गन्ने की तरह कमजोर हैं। उसे जब भी कोई चाहे एक झटके में उखाड़ सकता है, जैसे कि मैंने यह गन्ना उखाड़ लिया है। राजा ने अपने साथी की इस बात पर विचार किया तो राजा को यह बात सही मालूम हुई। वह गुस्से से भर गए और इस बूढ़े किसान से बोले, तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। राजा की क्रोध से भरी वाणी सुनकर वह बूढ़ा किसान डर के मारे थर-थर कांपने लगा। तभी झोपड़ी में से एक अन्य बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और बड़े नम्र स्वर में बोला, महाराज, हम आपको अच्छी तरह जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके साथी ही आपके असली रूप को नहीं जानते। मेरे साथी किसान के कहने का मतलब यह है कि हमारे महाराज अपनी प्रजा के लिए तो गन्ने के समान कोमल और रसीले हैं, किंतु दुष्टों और अपने दुश्मनों के लिए महानतम कठोर भी। उस बुढ़े ने एक कुत्ते पर गन्ने का प्रहार करते हुए अपनी बात पूरी की। इतना कहने के साथ ही उस बुढ़े ने अपना लबादा उतार फेंका और अपनी नकली दाढ़ी मूछें उतारने लगा। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े। तेनालीराम, तुमने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम लोगों का पीछा कैसे छोड़ता भाई? अगर मैं पीछा न करता तो तुम इन सरल हृदय किसानों को मौत के घाट ही उतरवा देते, महाराज के दिल में क्रोध का ज्वार पैदा करते। सो अलग, तुम ठीक ही कह रहे हो तेनालीराम, मूर्खों का साथ हमेशा दुखदायी होता है। भविष्य में मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और का साथ नहीं रखूंगा। उन सब की आपस की बातचीत से गांव वालों को पता चल गया था कि उनकी झोपड़ी पर स्वयं महाराज पधारे थे और वेश बदलकर पहले से उनके बीच बैठा हुआ आदमी ही तेनालीराम है। तो वे उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। कोई चारपाई उठवा कर लाया तो कोई गन्ने का ताजा रस निकाल कर ले आया। गाँव वालों ने बड़े ही मन से अपने मेहमानों का स्वागत किया, उनकी आवभगत की। राजा कृष्णदेव राय उन ग्रामवासियों का प्यार देखकर आत्मविभोर हो गए। तेनालीराम की चोट से आहत हुए दरबारी मुंह लटकाए हुए जमीन कूदे देते रहे और तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का सुविचार, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी इंसान का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तेनाली की कला। विजयनगर के राजा अपने महल में चित्रकारी करवाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक चित्रकार को नियुक्त किया। चित्रों को जिसने देखा सबने बहुत सराहा, पर तेनालीराम को कुछ शंका थी। एक चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य था। उसके सामने खड़े होकर उसने भोलेपन से पूछा, इसका दूसरा पक्ष कहाँ है? इसके दूसरे अंग कहाँ हैं? राजा ने हंसकर जवाब दिया, तेनाली, तुम इतना भी नहीं जानते कि उनकी कल्पना करनी होती है। तेनालीराम ने मुंह बिदकाते हुए कहा, तो चित्र ऐसे बनते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। कुछ महीनों बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, कई महीनों से मैं दिन रात चित्रकला सीख रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, जिन चित्रों के रंग उड़ गए हैं उनको मिटाकर नए चित्र बना दो। तेनालीराम ने पुराने चित्रों पर सफेदी पोती, उनकी जगह अपने दिमाग में आए नए चित्र बना दिए।
उसने एक पाँव यहाँ बनाया और एक आंख वहाँ बनाई और एक उंगली कहीं और। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के चित्रों से उसने दीवारों को भर दिया। चित्रकारी के बाद राजा को उसकी कला देखने के लिए निमंत्रित किया। महल की दीवारों पर असंबद्ध अंगों के चित्र देख राजा को बहुत निराशा हुई। राजा ने पूछा, यह तुमने क्या किया? तस्वीरें कहाँ हैं? तेनालीराम ने कहा, चित्रों में बाकी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। आपने मेरा सबसे अच्छा चित्र तो अभी देखा ही नहीं। यह कहकर वह राजा को एक खाली दीवार के पास ले गए। यह कहकर तेनाली राजा को एक खाली दीवार के पास ले गए जिस पर कुछ एक हरी पीली लकीरें बनी थी। राजा ने चिढ़कर पूछा, अब यह क्या है? तेनाली ने कहा, यह घास खाती गाय का चित्र है। लेकिन गाय कहाँ है? राजा ने पूछा। गाय घास खाकर अपने बाड़े में चली गई। ये कल्पना कर लीजिए, हो गया ना चित्र पूरा। राजा ने उसकी बात सुनकर समझ लिया कि आज तेनालीराम ने उस दिन की बात का जवाब दिया है। दोस्तों, मैं फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम का घोड़ा। राजा कृष्णदेव राय का घोड़ा बहुत अच्छी नस्ल का था, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा थी। तेनालीराम का घोड़ा मरियल था। तेनालीराम उसे बेचना चाहते थे पर उसकी कीमत बहुत ही कम थी। वह चाहकर भी बेच नहीं पा रहे थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सैर को निकले। सैर के दौरान राजा ने तेनालीराम के घोड़े की मरियल चाल देखकर कहा, कैसा मरियल घोड़ा है तुम्हारा? तेनाली, जो कमाल मैं अपने घोड़े के साथ दिखा सकता हूँ वह तुम अपने घोड़े के साथ नहीं दिखा सकते। तेनालीराम ने राजा को जवाब दिया, महाराज, जो मैं अपने घोड़े के साथ कर सकता हूँ वह आप अपने घोड़े के साथ नहीं कर सकते। राजा मानने को जरा भी तैयार नहीं थे। दोनों के बीच 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग गई। फिर क्या था, दोनों आगे बढ़े और सामने एक नदी थी जिसके ऊपर एक पुल था जिसे वो दोनों पार करने लगे। नदी बहुत गहरी और पानी का प्रवाह तेज था। उसमें कई जगह भंवर भी दिखाई दे रहे थे। एकाएक तेनालीराम अपने घोड़े से उतरे और उसे पानी में धक्का दे दिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब आप भी अपने घोड़े के साथ ऐसा ही करके दिखाइए। मगर राजा अपने बढ़िया और कीमती घोड़े को पानी में कैसे धक्का दे सकते थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मान गया कि मैं अपने घोड़े के साथ वह करतब नहीं दिखा सकता जो तुम दिखा सकते हो। राजा ने तेनालीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, तुम्हें ये विचित्र बात सूझी कैसे? तेनाली ने कहा, महाराज, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बेकार और निकम्मे मित्र का यह फायदा होता है कि जब वह नहीं रहे तो दुख नहीं होता। तेनालीराम की यह बात सुनकर राजा ठहाके मारकर हंसने लगे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का सुविचार, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचें। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम की घोषणा। एक बार राजा कृष्णदेव राय से पुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा से सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। वे पुरोहित की बात समझ न पाए। तब पुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जो भी चर्चा होती है हर सप्ताह उस चर्चा की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाए, प्रजा भी उन बातों को जाने। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो वास्तव में बहुत उत्तम है। तेनालीराम जैसे अक्लमंद और चतुर व्यक्ति ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ ही तेनालीराम पर दरबार की विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और तेनालीराम को यह काम सौंप दिया। तय किया गया कि तेनालीराम जनहित और प्रजाहित की सारी बातें जो राज दरबार में होगी लिखित रूप से दारोगा को देंगे और दारोगा नगर के चौराहों पर मुनादी कराकर जनता और प्रजा को उन बातों की सूचनाएं देगा। तेनालीराम सारी बात समझ गए थे। वह यह भी समझ गए कि मंत्री ने उन्हें जबरदस्ती फंसाया है। तेनालीराम ने भी अपने मन में एक योजना बनाई। सप्ताह के अंत में उन्होंने मुनादी करने के लिए दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ाकर कहा, जाओ और मुनादी कर दो।
मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो नगर के सारे नागरिकों सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले किए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जाने। उन्होंने श्रीमान तेनालीराम को यह कठिन काम सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको यह समाचार सुना रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। महाराज चाहते हैं कि प्रजा और जनता के साथ पूरा न्याय हो, अपराधी को दंड मिले। इस मंगलवार को राज दरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में शामिल की जाए। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके क्योंकि वह दरबार में बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें इस दशा में देखकर राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को फटकारा। गुरुवार को सीमाओं की सुरक्षा पर राज दरबार में चर्चा हुई, किंतु सेनापति उपस्थित न थे। इस कारण सीमाओं की सुरक्षा की चर्चा आगे न हो सकी। राजा ने मंत्री को कड़े आदेश दिए हैं कि राज दरबार में सारे सभासद ठीक समय पर आए। यह कहकर मुनादी वाले ने ढोल बजा दिया। इस प्रकार हर सप्ताह नगर में जगह जगह मुनादी होने लगी। हर मुनादी में तेनालीराम की चर्चा हर जगह होती थी। तेनालीराम की चर्चा की बात मंत्री, सेनापति और पुरोहित के कानों में भी पहुंची। वे तीनों बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, तेनालीराम ने सारी बाजी ही उलट कर रख दी। जनता समझ रही है कि वह दरबार में सबसे प्रमुख है। वह जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। दूसरे ही दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा, महाराज हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं। उन बातों को जनता या प्रजा को बताना ठीक नहीं है। तभी तेनालीराम बोल पड़ा, बहुत अच्छे मंत्री जी, आपको शायद उस दिन यह बात याद नहीं थी। आपको भी तब यह बात याद आई जब आपके नाम का ढोल पीट दिया गया। यह सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। बेचारे मंत्री जी की शक्ल देखने लायक थी। राजा कृष्णदेव राय भी सारी बात समझ गए। वह मन ही मन तेनालीराम की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, मैं कल फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है उधार का बोझ। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपये उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनाली के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उन्होंने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार है। तेनालीराम कई दिनों से दरबार भी नहीं जा रहे थे, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उनकी पत्नी से पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण यह बीमार हो गए हैं। राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो, तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज धन्यवाद। यह क्या तेनाली, इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे? तुम मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वह तेनाली की योजना पर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें।